चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। आज आपका कौन सा अक्टूबर है? आपका 7 अक्टूबर है। और जो 7 अक्टूबर है इसमें हम आप लोगों को कौन सी चर्चा बताएंगे? आपके आम्फर राइटिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन आपको मॉर्निंग में दे दिया और आपका अभी इवनिंग में है, तो इवनिंग में आपको इसके आंसर बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके हीट वेव या ऊष्मा तरंग क्या है और भारत में अत्यधिक गर्मी की घटनाओं को घटित होने वाले कारकों तथा उपायों के बारे में आप चर्चा करें, और इस 150 शब्दों में। देखिए, मैंने इसको क्वेश्चन आपको सुबह दिया था, तो इसमें अब पहले हीट वेव के बारे में जान लेते हैं। मैंने बताया था कि दो से तीन लाइनों में आपको हीट वेव आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने देखा कि जैसे हीट वेव ये है, आपने देखा हीट वेव असमान रूप से गर्म मौसम की क्या है, एक अवधि है जो आमतौर पर 2 या 2 से 3 दिनों से अधिक समय तक चलती है। क्लियर हो गया। अब अगर देखो, ये गर्म क्या है, मौसम की अवधि है जो 2 या 3 दिनों से अधिक चलती है, हीट वेव कहलाती है। और एक चीज़ और समझिए, जो हीट वेव है ना, मैदानी भागों में इसका टेम्परेचर कितना होता है, 40 अंश से अधिक होता है, तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 30 अंश से क्या होता है, अधिक हो जाने के कारण ये हीट वेव की घटना होती है। अब हीट वेव के कारण क्या है, तो भारत में हीट वेव जनित होने के कारण आपको डायग्राम में बना देना है। इसमें बताया कौन सा है, जैसे वनों का विकास हो गया, भारत में जलवायु मानसूनी हो गया, भौगोलिक स्थिरता हो गई। जैसे आपने देखा होगा कि ये भारत है तो कर्क रेखा पर स्थित है, आपने देखा होगा ये 23.5 कर्क है, तो कर्क रेखा पर स्थितियाँ हो जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण माना जाता है। शहरीकरण आपने देखा होगा, अर्बनाइजेशन आपका क्या है, बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया आपने देखा होगा कि बहुत सारे, आपने देखा औद्योगिकरण से निकलने वाला धुआं, वो भी क्या करता है, हीट वेव का कहीं ना कहीं कारण बनता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आदि के साथ साथ लालिनों की अवधि समाप्त हो। देखो, लालिनो और अलिनो के बारे में बहुत अच्छे से आपको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और आपका इससे कारण क्या होता है, हीट वेव होता है। इसके अलावा जैसे ज़मीन का कंक्रीट होना, आपने देखा होगा कि हर जगह तो आपके क्या हैं, आपके ईंटें बिछा दी गई हैं, ताकि इसके ऊपर आपने देखा होगा कि भाई क्या होता है, ये ईंटें बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो हीट वेव कारण बनती हैं। पहले क्या था, कच्ची आपने देखा होगा मिट्टी वगैरह होती है, तो मिट्टी क्या करती है, ऊष्मा को अवशोषित भी करती है, ये आ गया। उसके बाद रोड हाईवे का निर्माण हो गया, आपने देखा होगा। CFC आपने देखा, क्लोरोफ्लोरो गैसों का उत्सर्जन कारण हीट वेव आपके क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और आगे बात करें, आपने देखा इसके उपाय क्या होने चाहिए, तो उल्लेखनीय है हीट वेव के रोकने के क्या उपाय, जैसे वनों का कटाव को रोका जाए। दूसरे नंबर पर नए नए पेड़ों को लगाने की बात कही जा रही है। कल कारखानों में जो प्रदूषण होता है ना, उसके नियम संबंधी सख्तियों को पालन किया जाए। जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं ना, आपने देखा होगा, जो रूल एंड रेगुलेशन जो आपके कारखानों के लिए हैं, जो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्रियों के लिए जो कारखाने बनाए, उनके बारे में हो जाएगा। घरों में इको फ्रेंडली बनाया जाए। घरों में आपने देखा होगा आजकल AC बहुत ज़्यादा लग रही हैं। AC की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपने छेलने वाली लताएँ हैं उनको लगाया जा सकता है, इको फ्रेंडली हो लगे, ताकि AC के और अन्य वातावरण का प्रयोग कम से कम हो। शहरीकरण को मानक आधार पर बनाया जाए, ताकि रोड पर वृक्षारोपण, आपने देखा होगा कि जैसे रोड है तो रोड में वृक्षारोपण भी ऐसे किया जा सकता है किनारे। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपके ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। आ गया ना। हीट वेव को रोकने संबंधी पर्यावरण योजनाएं बनाई हैं भारत में, परंतु लोगों को अधिक क्या है, जानकारी नहीं है, ठीक है। भ्रष्टाचार है पहली बात, तो आपने देखा कि भ्रष्टाचार का अभाव हो गया। कई कारण ये कि इनमें क्या है, लोगों को जागरूकता नहीं है, इस कारण इसका क्या हो सकता है, हीट वेव के रोकने के उपाय। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप लोग, ये हीट वेव वाला आ गया ना समझ में, इसको ऐसी तरह आपको लिखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी जर्नल स्टडी सेकंड पेपर का है, आपने देखा होगा, सॉरी जर्नल स्टडी का है, ये फर्स्ट पेपर का है आपका। तो यहाँ पर क्या है, जलवायु संबंधी आपदाओं की बढ़ती समस्याओं के संबंध में आपदा जोखिम को कम करने के लिए। देखिए यहाँ पर जलवायु संबंधी आपदा, डिजास्टर के बारे में बात किया जा रहा है, डिजास्टर। अब डिजास्टर के बारे में बात की जा रहा है, तो आपदा जोखिम को कम करने संबंधी क्या है, भारतीय दृष्टिकोण पर चर्चा करिए, तथा राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर त्वरित तथा दीर्घगामी उपायों पर क्या करिए, चर्चा करिए। इसको 150 शब्दों में। देखिए एक चीज़ आप समझो, आपके दिमाग, जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ना, तो क्वेश्चन आपको पढ़ते ही पूरा आपके क्या है कि डायग्राम पूरा बन जाना चाहिए, कि कैसे कैसे आपका इंट्रोडक्शन लिखना है, कहाँ पर बॉडी लिखना है, कहाँ पर कंक्लूजन लिखना है, बॉडी में कितने आपके पैरा होने चाहिए, पूरा पूरा प्रोफार्मा आपके क्वेश्चन के पढ़ते ही वक्त मिल जाना चाहिए। चूँकि वहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए मुश्किल से आपको 7 मिनट का समय मिलता है। आप ये यकीन मानिए कि पेन आपने रख दिया तो समझ लीजिए आप एक क्वेश्चन से हाथ धो बैठेंगे।
मतलब आप इतना स्पीड होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे जलवायु संबंधी आपदा, तो तुरंत आपके लिए हम आपदा क्या होनी चाहिए, जो मानव जीवन को क्या कर सके, प्रभावित कर सके या तो नियमित रूप से घटना को परिवर्तित कर सके, एक आपदा कहलाती है। जैसे आपने देखा अचानक बादल का फटना, भूकंप आना, ज्वालामुखी, कुछ भी लिख सकते हैं। आपदा देखो ये भी लिख सकते हैं, दो प्रकार की होती है ना। एक त्वरित आपदा, एक दीर्घकालिक। त्वरित मतलब होता है अचानक आंधी आना, अचानक भूकंप आना, ज्वालामुखी उद्गार होना, ठीक है ना, ये सब त्वरित आपदा है। दीर्घकालिक आपदा जैसे मक्खियों का आना, टिड्डियों का आना हो गया, ठीक है, कोई महामारी आ जाना, धीरे धीरे बाढ़ का आना। बाढ़ ऐसे हमने देखा हो, अचानक तो बाढ़ आती नहीं, लेकिन अचानक अगर बांध फट टूट जाए और बांध के बाद तुरंत क्या हो जाता है, वो आ जाता है, तो वो आपदा कहलाती है। यदि भारत सरकार ने आपदा को कम करने के लिए कानूनों को नियमों में बनाया, देखिए जैसे इसमें कानून कौन से बनाए, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड 2005, ये आपके प्राकृतिक दुर्घटनाओं के होने को बचाव करती है। नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज, आपने देखा 2008 में जलवायु परिवर्तन हो गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये भी 2005 में है। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे प्रदूषण हो गया, प्रदूषण के संबंधी नियम बनाया है। आग में आपने देखा होगा, तुरंत आपने देखा होगा 10-90 मिला दिया जाता है, आग में हो जाता है। सूखा के लिए आपने देख लिया, चक्रवात आ जाए, आंधी तूफान, पहले से ही गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सूचित करती है। हीट वेव की घटना, बाढ़ आ गई, पहले से ही आपको क्या हो जाता है, सायरन बज जाता है कि भैया इस इलाके में क्या कर दीजिए, खाली कर दीजिए, यहाँ पे पानी छोड़ा रहा है। तो आज कई सारी गाइडलाइन आपकी जारी करती है ताकि आपदा को कम से कम किया जा सके। अब देखो ये आपदा कई प्रकार की होती है, जैसे आपने देखा, हालांकि आपदा भी कई, जैसे जल संबंधी आपदा, जल संबंधी आपदा में जैसे देखा होगा बाढ़ यहाँ पर आती है, ओला हो गया, सूखा हो गया। उसके बाद भूवैज्ञानिक आपदा, आपने देखा होगा भूवैज्ञानिक आपदा भी आती है, मानव निर्मित आपदा हो गई, जैविक आपदा हो गई, परमाणु आपदा आ गई ना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। हालांकि भारत सरकार ने आपदा को रोकने या कम करने संबंधी निम्न प्रयास जारी किया है, और आपने देखा होगा कौन कौन से जारी किया है। तो यहाँ पर आपकी क्या रहती है, संचार क्रांति, ठीक है ना। उसके बाद सूचना प्रणाली और विकसित, आपके पेड़ पौधों को लगाया जाना, बांधों की मरम्मत, सड़कें और स्वास्थ्य सेवाएं। अचानक बाढ़ आ गई तो वहाँ पर सूखे बिस्कुट वगैरह, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, ये सभी क्या करना है, आपदा है। स्थानीय स्तर पर आपदा रोकने के लिए राज्य सरकार तथा जिला लोगों के बीच क्या किया, जागरूकता फैलानी चाहिए, चेतावनी। और उसके बाद आपका ये क्या हो गया, कंक्लूजन लिख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 1.5 शब्दों में इसमें लिख गया, ठीक है ना। इसकी जो PDF है मेरे टेलीग्राम लिंक पर मैं इसको डाल दूंगा, तो PDF आप लोग क्या कर सकते हो, इसका देख सकते हो, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए जो जर्नल स्टडीज सेकेंड पेपर है, यहाँ पर ये देखिए। अब हम देखेंगे जर्नल सेकेंड पेपर, ठीक है ना। आज की तारीख है 7/10/2024। तो भारत में जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने संबंधी क्या किया, अधिकार दिया जाना चाहिए। भारत के चुनाव आयोग को, जैसे हमने देखा राजनीतिक दल है, मान लो एक क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है, मुलायम सिंह की सपा, ये सब लोग परिचित होंगे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये समाजवादी पार्टी है यूपी, ठीक है ना। यूपी में जैसे हम लोग कानपुर में रहते हैं, तो कानपुर की तो अभी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे इटावा वगैरह, वहाँ पर हमने अखिलेश यादव, पहले उनके पिताजी थे, तो वो क्षेत्रीय पार्टी है। तो वहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, संभावित लाभों तथा चुनौतियों पर क्या करें, चर्चा करें। तो ये 150 शब्दों में आपको लिखना है। तो इसमें देख लीजिए, इसको बहुत आसानी से, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन पढ़ते ही पूरा आपका पूरा बॉडी, कंक्लूजन और आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन, पूरा याद हो जाना चाहिए, आपके माइंड मैप बन जाना चाहिए कि हमें क्या क्या लिखना है आंसर राइटिंग में। तो आपने देखा कि भारत में जो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन है, इसके बारे में पूछा जा रहा था, एक लाइन में लिख देते हैं, इसका उल्लेख भाग संविधान के कब, कौन से भाग में, भाग 15 में 300, आपने देखा 324 329 तक है, ये आपने देख लिया कौन सा है, 323 से लेकर 329 तक। क्लियर हो गया। और एक चीज़ समझे हम लोग, इसका उद्देश्य क्या है, निष्पक्ष पारदर्शिता से चुनाव संपन्न कराना तथा राजनीतिक दलों को क्या करना है, मान्यता प्रदान करना है। अब एक चीज़ आप समझिए, राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र लागू करने संबंधी प्रस्तावों के निम्न लाभ हो सकते हैं। कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, देखो जैसे अगर राजनीतिक दल है ना, और उसके भीतर अगर चुनाव कराए जाए, लोकतंत्र को स्थापना किया जाए, तो कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन आता है। तो पहला जो इसमें देखना होगा कौन सा आता है, योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति, ठीक है ना। दूसरा, युवा उद्यमी को अवसर मिलेगा, ठीक है ना, ये युवा है, युवा उद्यमी को अवसर में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि जो आपका लीडरशिप होगा उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी, निर्णय निष्पक्ष होगा और प्रभावकारी होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि 5 साल बाद ये हमें क्या कर सकते हैं,
हटा सकते हैं। परिवारवाद से मुक्ति, ऐसा नहीं कि एक कोई व्यक्ति बन गया तो उनकी वाइफ को भी क्या कर दो, ब्लॉक प्रमुख की सीट दिलाना पड़ेगा। तो परिवारवाद से क्या हो जाएगा, मुक्ति। उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, भैया आपकी गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया। सामूहिक निर्भरता हो जाएगी, समझ रहे हो नहीं कि भाई आपने इतना काम किया, आपके साथ इतनी जनता है, तो सामूहिक निर्भरता है। भाई भतीजावाद का अभाव हो जाएगा, यानी कि अब कोई ये नहीं कि जैसे आपने देखा कि किसी का चाचा भी आपका लड़ रहा है संपत्ति का, किसी का भाई भी लड़ रहा है, ये सब नहीं होगा। लोक लुभावनवाद से मुक्ति, ऐसा नहीं है कि हम क्या कर दें आपको कि लोक लुभावनवाद का मतलब होता है कि कोई लालच दे दिया जाए, ये सब से आपको मुक्ति हो जाएगी। कार्य निष्पक्ष और प्रभावशाली होंगे, ये अगर राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं आपकी, अगर अपने अंदर आपने देखा होगा स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए चुनाव कराती हैं, ये क्वेश्चन है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा जनता जो आपका जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, पार्टी का, राजनीतिक पार्टी व्यक्तिगत हित न देख करके जनता के हितों को देखेगा, तभी तो पार्टी उसको क्या करेगी, उम्मीदवार बनाएगी। अब संभावित लाभों के अलावा कुछ चुनौतियाँ भी हैं, ये देख लेते हैं। चुनौतियाँ कैसी हैं, जैसे आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टी में व्यक्तिगत सीमित समयावधि, जैसे कोई व्यक्ति है 5 साल के लिए बहुत अच्छी मेहनत किया, तो अब उसमें क्या हो जाएगा, उसके व्यक्ति, ठीक, तो इसका कार्य क्या रहेगा, इसका कोई व्यक्तिगत है कि भाई ये सोचेगा कि हम 5 साल के लिए हैं तो हम व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दे दें, क्यों हम पार्टी को दे, तो व्यक्तिगत अपनी जेब भरेगा। भ्रष्टाचार का बोलबाला हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे पार्टी के अंदर इसको चुनाव लड़ना है तो ये क्या करेगा, पार्टी के कर्मचारियों पर ही क्या करेगा, रुपए बांटने लगेगा। ये देखो आंसर राइटिंग में आपको जो डायग्राम होता है उसमें बहुत मदद मिलेगा। व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तियों की खरीद फरोख्त हो गया, राजनीतिक पार्टियों का नैतिक पतन हो गया, और परिवारवाद की प्राथमिकता हो गई। युवा उम्मीदवारों का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सीमित, आपने देखा, एक समिति के माध्यम से क्या किया जाना चाहिए, इस कार्य को करना चाहिए, ताकि जो दूरगामी परिणाम हो वो क्या हो, सार्थक हो। तो ये वाला उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा, भारत में चुनाव आयोग के राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र लागू करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आत्महत्याएं केवल मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक प्रभावों का परिणाम नहीं है। जो आजकल सोसाइटी के केस हो रहे हैं ये मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक प्रभावों का परिणाम नहीं बल्कि सामाजिक आयाम भी हैं, ठीक है ना। इसमें सोशल बेस्ड क्या कर रहे हैं, वैल्यू को भी क्रिएट किया गया है। भारत में बढ़ रही छात्र आत्महत्याओं के संदर्भ में क्या करिए, चर्चा करिए। देखिए जो भारतीय संविधान है ना, इसमें आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 ये समता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार को देती हैं, परंतु कुछ मानवीय कृत्य मनुष्य के ऊपर इस कदर हावी हो जाते हैं कि वह बिना कुछ सोचे अपने को क्या कर लेता है कि सुसाइड कर लेता है। अब आत्महत्या के पीछे कई कारण इसमें बताए गए हैं, जैसे आपने देखा होगा व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता है, छुआछूत का व्यवहार, आपने देखा होगा SC ST के बाद आज भी आपने देखा होगा छुआछूत का व्यवहार है। हालांकि सरकार ने बैन कर दिया है अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता 1955 में नियम बना लिया गया था, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी एक्ट। उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा कि जो कई शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें भेदभाव के आरोप लगते रहते हैं, छात्रों को कम नंबर मिलने पर भी छात्र आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है ना। और आपने देखा होगा इस बार जैसे अभी कुछ समय पहले जो पिछले साल की घटना है कि बिहार जो बोर्ड है रिजल्ट लाने कर कई छात्रों ने जान इस ले लिया, क्योंकि अधिक नंबर होने के बावजूद कंप्यूटर में क्या कर दिया, गलत फीडिंग की वजह से कुछ बच्चों के नंबर कम प्राप्त हुए थे, है कि नहीं। कुछ दिनों में आपने देखा अभी हाल ही में रिसेंटली दलित महिला आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि वहाँ कुछ सवर्णों द्वारा बार बार उसे क्या किया जाता था, जात शब्द सूचित करने के कारण क्या वो मजबूर हो जाती है। अब देखो हालांकि आजकल जो क्षेत्र में आपने देखा होगा कि महिलाएं हर क्षेत्र में क्या हो रही हैं, अव्वल अपने को साबित होने में लगी हैं। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 16 है, 16 के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। ये सब आपको क्वेश्चन में आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद वर्तमान समय में एक तरफ जहाँ संविधान सभी आयाम को सभी को समान अधिकार देता है, ठीक है ना, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों द्वारा इसका उपहास दिया जाता है। इसके प्रमुख कारण क्या हैं, जैसे आपने देखा क्या है, जातिवाद है, उसके बाद अशिक्षा है, गरीबी है, स्वास्थ्य संबंधी क्या है तत्व हैं, भेदभाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये सब इसके क्या हैं, भेदभाव मतलब उपहास किया जाता है, कौन सी जात से हैं, अशिक्षा नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ना ये सभी सामाजिक कारण है, आपका सोशल स्ट्रक्चर है आपके। तो आपने देखा होगा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आत्महत्याएं केवल है ना वो भावनात्मक नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभावों का भी परिणाम नहीं है, इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कल आप लोगों को, थैंक यू।